कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एम एस कंपटीशन पॉइंट मुरादाबाद। ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पैट का दूसरा वीडियो है जो हमारा जीएस का जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस वाई बात कर रहे हैं। ठीक है। और हमने कल का जो वीडियो था उसमें हमने दिल्ली सल्तनत तक का सल्तनत काल तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने लगभग प्राचीन और मध्य का कुछ भाग और प्राचीन भारत को हमने पूरी तरीके से कवर किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है, जिससे क्या होगा कि आपको पूरे सिलेबस का यहाँ से रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यानी आपका जो पूरा कोर्स है अंतिम क्षणों में एग्ज़ाम से पहले आप उसका रिवीजन कर सकते हो, आराम से रिवीजन कर सकते हो, अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और इसको आराम से देखकर जो है पूरे सारे की पॉइंटों को समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम कोई भी डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब कर नहीं करेंगे आप जीएस में। हमारा बस एक ही मकसद रहेगा, जो ये है हमारा कि हम कोशिश करेंगे वन लाइनर से कवर करने की सिलेबस को। और काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है जीएस का, लगभग 50% या 50% को जो है वो जीएस कवर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो यहाँ से शुरू होता है सल्तनत काल से। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं इसी के ऊपर, और देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। अब यहाँ दिल्ली सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यह 570 में इस्लाम के धर्म प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान के लिए गए थे। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और अगर हम बात करें फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंधों की विजय की जानकारी मिलती है। तो ये संबंध इसलिए बताया कि जब तक इस्लाम धर्म की बात नहीं करेंगे जब तक हम अरबों की बात यहाँ से नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब 999 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यानी कि यहाँ से कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। सबसे ज़्यादा आक्रमण इन्होंने किया। अब यहाँ महमूद गजनबी का दरबारी इतिहास जो था उतबी था। ठीक है। अगले पॉइंट में उसने किताबुल यामिनी और तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता, शाहनामे का लेखक कौन था? फिरदौसी, जो महमूद गजनबी के दरबार में जो है ये आए थे। यहाँ देख लेंगे, दरबार में प्रसिद्ध कवि थे ये। ठीक है। अब फिरदौसी को पूर्व का हुमर की उपाधि दी गई थी। पुराणों का अध्ययन करने का जो प्रथम श्रेय जाता है वो किसे जाता है? अल-बरूनी को जाता है। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। अब हाँ देखते हैं, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में कब हुआ था? 1175 में मुल्तान में हुआ था। ये बात याद रखनी, कहाँ हुआ था? 1175 में मुल्तान में हुआ था। ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं। फिर अगर हम बात करें तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब युद्ध में सिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हुए थे। और 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ये दोनों युद्ध याद रखने, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी के द्वारा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शासकती स्थापित हुई थी। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गोरी या कन्नौज के राजा गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था इसमें। तो याद रखना, ये आपको 3 युद्ध याद रखना है। कौन कौन से याद रखने हैं? 1100 आपको 91 का याद रखना है तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 को तराइन का द्वितीय युद्ध याद रखना है, और 1194 को चंदावर का युद्ध रखना। ठीक है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ था। ठीक है। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत में सुल्तान जो था वो कौन था? गुलाम वंश की स्थापना के नाम से सुल्तान कुख्यात था। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो ये क्या था कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 10 तक था। ऐबक की राजधानी जो लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपाहसालार के पदावधि से ही अपने को संतुष्ट किया था। अपने उतारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख वक्त या लाखों देने वाला का नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, कुछ भवन है और उनकी कुछ जानकारी दिल्ली सल्तनत में। तो ये देखिए, किताबुल इस्लाम मस्जिद बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और कहाँ पर है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दिल्ली पर। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में। एतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने किया था, और कहाँ पर? नागौर में। ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश में और दिल्ली में। सीरी का किला जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। ठीक है। गयासुद्दीन का मकबरा जो था आपका वो था गयासुद्दीन तुगलक और दिल्ली में। ठीक है। अलाई आदिलाबाद
का किला जो था वो कहाँ तक गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, दिल्ली में। और आदिलाबाद का किला जो हो गया आपको मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में। और जहाँपना नगर जो है मोहम्मद तुगलक दिल्ली। और आगे बात करते हैं आदीना मस्जिद, कौन सा, आदीना मस्जिद मोस्ट है, सिकंदर शाह ने बनवाया था, और कहाँ पर, बंगाल में। ठीक, तो इसकी ये जानकारी कुछ और मिलती है हमको। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या है। कुछ ये हैं आपके, फिरोज शाह कोटला सबसे ज़्यादा है, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। फिरोज शाह कोटला जो था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको स्थापित किया था दिल्ली में। अटाल मस्जिद का जिक्र आया था, जौनपुर में है ये। ठीक है, यूपी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडोला महल जो है वो हुसंग शाह ने बनवाया था, मांडू में। ठीक, और जहाज महल जो था हुसंग शाह ने बनवाया था, ये भी मांडू में बनवाया था। चांद मीनार या चार मीनार कहते हैं, कुली कुतुब शाह बेग इसका पूरा नाम है, कुली कुतुब शाह बेग, हैदराबाद में, जो आज तेलंगाना में पड़ता है। और विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में बनाया था। ये वाली एग्जाम डायरेक्ट में एग्जाम में पूछ लिया था, विजय स्तंभ किसने बनाया था, राणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। चौगान का खेल आधुनिक पोलो के भांति खेल हुआ करता था, घोड़े से गिरने के दौरान बारदस में हो गई थी, और इसे लाहौर में दफनाया गया था। इसका क्वेश्चन आया था, कहाँ पर दफनाया गया था, लाहौर में। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। खलीफा ने 1229 में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों से कर दी थी जो उनके विजित और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात जो है वो क्या है, सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका 175 गेंद का था, तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किया तथा सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। फिर यहाँ पर था मंगोल नेता चंगेज खां, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आए थे। ठीक है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से 40 तक रही थी। अब सुल्तान बलबन का पूरा नाम जो था गयासुद्दीन बलबन था। ठीक, उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है सुल्तान नसीरुद्दीन से किया था। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायब ममलिकात का पद दिया गया था। बलबन के विषय में कहा गया था कि उसे रक्त और लौह, तो ये क्वेश्चन आता है, रक्त और लौह की नीति किसकी है, बलबन की नीति अपनाई की थी। बलबन ने फारसी में लोकप्रिय वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत ए खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में केवल पैगंबर के बाद है। ठीक है, राजा जिल्ले अल्लाह और जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। ठीक है, आगे क्या कहानी है कि बलबन ने जो है सिजदा यानी भूमि पर लेकर अभिवादन करना, और पाबोश, ये वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट है जी। तो ये मोस्ट है कि बलबन ने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोश सुल्तान के चरणों को चूमना की रीति आरंभ की थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने के प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी कहानी यहाँ से हो सकती है। ठीक है जी, अब अगर देखना चाहते हैं तो इसकी और कहानी क्या है कि इधर देख लेते हैं कि इसमें और जानकारी क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसे धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। यानी ये क्वेश्चन क्या है, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला कौन था, अलाउद्दीन। ठीक है, आगे उसने अपने आप को यामीनुल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन कहा। अलाउद्दीन खिलजी के सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। पद्मनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक चंद्रदेव था। मलिक कफूर अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है क्योंकि 1000 दिनार लेकर खरीदा था। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करने के प्रारंभ किया था। ठीक है, अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुतक्कस चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में नियुक्त किया। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए तो नवीन कर थे, जैसे एक तो गरी कह सकते हैं, गरी कर, और जो किसी घर और झोपड़ी पर लगाया जाता था, दूसरा चराई कर जो दुधारू पशु पर लगाया जाता था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा।
ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो लगाया गया था घड़ी कर वो घरों पर, झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर जो था वो दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। जो अलाउद्दीन का सेनापति था वो गाजी मलिक कह दो या गयासुद्दीन तुगलक, वो तुगलक वंश का प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर ए कोहली की स्थापना, मोस्ट है दीवान ए अमीर ए कोहली वाला वो जो पॉइंट है वो बिल्कुल मोस्ट है, दीवान ए अमीर ए कोहली की स्थापना की थी। इब्न बतूता मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था जो रेहला की इसकी पुस्तक थी, और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ये भारत आया था। जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने निधन पर बदायूनी के लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। ठीक, तो ये अच्छी बात थी वैसे तो। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या जानकारी है। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण में स्थापना की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करा था, 1200 बागों लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात जो है हक ए सब्र नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है। फिरोज तुगलक जो था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। ठीक है। जबकि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को, एक तो मेरठ एवं टोपरा, ठीक है, अब अम्बाला जिले में टोपरा वाला को दिल्ली लाया गया था। ठीक है। टोपरा जो है वो कहाँ, अम्बाला। तो राज्य में खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय फिरोज शाह तुगलक था। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। ठीक है जी। अगर हम बात करें खिलजी वंश की संस्थापक की तो जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है। सैयद वंश की स्थापना करें तो खिजर खां था। लोधी वंश की स्थापना करें तो बहलोल लोधी था। आगरा की स्थापना करें तो सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है। ये ही सारे बहुत मोस्ट हैं, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक। 1518 महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। ठीक है। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी के समय में आरंभ हुआ था। सिकंदर लोधी के समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी। लज्जत सिकंदर शाही की सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। तो ये बहुत मोस्ट है, ये बात जो है आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं क्या है। सिकंदर लोधी जो है गुलरुखी नामक मतलब कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज जकात संपत्ति का समाप्त कर दिया था और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां की स्मृति मनाई थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति मनाई थी। जोना खां का संस्थापक जौनपुर का संस्थापक जो था मलिक सरवर था। यह स्वतंत्र सरकी साम्राज्य का स्थापना था। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 में बहलोल लोधी ने इसे अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का बना दिया। इब्राहिम शाह सरकी 402 से 440 तक जौनपुर की सरकी सल्तनत का महान शासक इब्राहिम शाह सरकी स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण करी और इस समय जौनपुर की संस्कृति चारों तरफ से चारों तरफ में फैल गई थी और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया था। 1420 में अली शाह का भाई शाही शाह और जैनुल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल 20 से 70 तक रहा 1400। इसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुग़ल बादशाह अकबर से की जाती है। उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। बुलर झील में जोनालंका जैनुकुल लेक द्वीप नामक जो है जैनुल आबिदीन ने ही करवाया था। बहमनी राज्य की स्वतंत्र राज्य। अब देख लेते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। क्या है? बरार जो है इसका संस्थापक तो था फतेहुल्लाह इमदाद शाही राजवंश था। ठीक है। बीजापुर जो था यूसुफ आदिल खान की थी, इसके संस्थापक था। आदिल था ही इसका राजवंशी था। अहमदनगर की मलिक अहमद ने की थी और ये निज़ाम शाही, यहाँ से सही आंसर है निज़ाम शाही। ठीक। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह और कुतुब शाही वंश था। बीदर जो है अमीर अली बीदर और बीदर शाही। ठीक है। चलिए देख लेते हैं और आगे क्या है। ये
विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। कब की थी हरिहर बुक्का ने, ये बात याद रखने वाली है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य के चार राजवंशों में देखो, एक तो संगम था, ठीक है, एक कौन सा था आपका, संगम वंश था, ठीक है, संगम वंश। इसकी स्थापना 1336 से 85 तक, फिर सुलुक वंश 1485 से लेकर 1505 तक, फिर तुलुक वंश 1505 से लेकर 70 तक, फिर अरावीडू वंश ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया, ठीक है, 300 वर्ष तक शासन किया। अब यह है 1377 ईस्वी में, 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक सिंहासन पर बैठा। उसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक विजयनगर में साहित्य की क्लासिकल युग माना गया था। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता, सुशोभित किया जाता था, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो ये क्या, कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। क्या कहा गया, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। अब इसकी प्रमुख रचना जो था आमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा का महाकाव्यों में से एक है। फिर आगे है कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। कृष्णदेव राय ने भारत का सबसे शक्तिशाली बताया गया था, और 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बहमनी राज्य में संयुक्त सेना विजयनगर को पराजित किया, और इसमें संयुक्त सेना केवल बराबर शामिल नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे है होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम जो था हेलेबिड, हम्पी के खंडर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी प्रतिनिधित्व करती है। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश महाप्रताप कृष्णदेव राय ने किया था, ठीक है। प्रशासनिक विभाग प्रारंभ करने वाले शासक जो थे वो क्या थे। अब देखिए ये यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपको परीक्षा में मिलेगा। वो क्या मिलेगा, देखिए, एक तो दीवान ए मुस्तखराज, जिसे राजा विभाग कहते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण विभाग कहते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दीवान ए अमीर कोहली मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसे हम कृषि विभाग कहते हैं। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने किया था, दान विभाग कहते हैं। दीवान ए बंदगाह फिरोज शाह तुगलक, ये बात बिल्कुल मोस्ट है, ये बात बिल्कुल मोस्ट आपको याद रखनी होगी यहाँ से ज़रूर, ठीक है। अब देख लेते हैं विभाग और उनकी कार्यविधियाँ जो थी वो क्या थी। तो दीवान अर्ज जो था सेना विभाग के साथ संबंधित था। दीवान रियालत जो था वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। दीवान इंसा जो था सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान वजारत यह वित्तीय मामलात से संबंधित था, ठीक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का अंकित था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, कुतुब मीनार के निकट करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी, ये मोस्ट है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ स्तंभ और उनके संस्थापक जो हैं वो क्या कौन कौन है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर दोहरा गुम्बद जो था वो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह ने बनवाया था। जहांगीरी महल जो था अकबर ने बनवाया था, और गोल गुम्बद जो है वो मोहम्मद आदिल शाह ने। तो इसको भी आप अपने पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये आगे रखिए। अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिन्हें प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, ये अमीर खुसरो का पूरा नाम है, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पटियाली नामक जगह। तो ये वाला मोस्ट है, पूछ लिया जाता है कई बार कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, कासगंज जिले में हुआ था, कहाँ पर, पटियाली में। और खुसरो ने स्वयं को तूते ए हिंद कहा गया था, क्या कहा था, तूते हिंद कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में जानकारी। अमीर खुसरो की रचनाओं में मिफ्ताहुल फुतूह, तारीख़ दिल्ली, खजाइन उल फतूर, ठीक है, तारीख़ इलाही कहा जाता है, आशिका, नूर, सिपीहर और तुगलक नामा प्रमुख थी। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था, भारतीय होने का दावा, ठीक है। नई फारसी शैली जो सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। जियाउद्दीन बरनी ने फारसी में तारीख़ फिरोज़शाही की रचना की थी। संगीत यंत्रों में तबला और सितार प्रचलन था, 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने किया था। राणा कुंभा संगीत शास्त्र का, संगीत मीमांसा, संगीत राज्य के ग्रंथों का प्रणेता था, ठीक है। नेक्स्ट में अगर देखें तो क्या है, तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक अपने स्मरण में फुतहात ए फिरोज़शाही नामक से लिखता था। कबीर इसी शासनकाल में था। रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख था। सबद साखी रेमनी कबीर की रचना है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौड़ की जोड़ी पुत्री थी।
नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित है। सुप्रसिद्ध भक्त व संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। किसके? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिसमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका सर्वोत्तम थी। तुकाराम का काल जो है 1606 से लेकर 1649 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, अगर आगे देखते हैं तो क्या है, तुकाराम वारकारी संप्रदाय संबंधित था। चिश्तिया सूफिया मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती में अबू इस्ताहक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मंसूद गज सकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। 1325 में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तान होगा, ये वाला मोस्ट बात है। 7 से अधिक सुल्तानों का ये किसने देखा था? शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कार्यकाल देखा था। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और सुल्तान औलिया संतों के राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है सूफी संत शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने जो है कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। और सूफी संतों के निवास स्थान खानगाह कहते थे। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रस खान ने की थी, और 12 मासा की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम में, ठीक है, पद्मावत हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो कवर किया है वो दिल्ली सल्तनत कवर कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं मुग़ल साम्राज्य में इसकी जानकारी और क्या है। तो अब हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य में बाबर का पूरा नाम, सबसे पहली बात, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1226 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 27 अप्रैल 1226 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई तोपों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं जानकारी क्या है। खानबक युद्ध से आगे जानकारी बढ़ाते हैं। खानबक युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, जिहाद का नारा दिया गया था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। इस युद्ध में विजय श्री मिलने पर उपरांत बाबर ने गाजी काफिरों को मारने वाली उपाधि धारण की थी। घाघरा का युद्ध मई 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुई थी। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ था। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी और बाबरनामा में जिन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया, उनमें एक विजयनगर का और दूसरा मेवाड़ का था। दूसरा कहाँ का था? मेवाड़ का। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण किया था। और देख लेते हैं 26 जून 1529 को चौथा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह ने पराजित होना पड़ा था। और इस युद्ध में निजाम नामक भिक्षुकी ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, किसकी? हुमायूं की। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है। 17 मई 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। फिर अगली घटना जो थी 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध की विजय में हुमायूं को एक बार पुनः खोया हुआ राज्य वापस मिला और शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्के स्थान पर सोने चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। शेर शाह ने शुद्ध चांदी के सिक्के 178 ग्रेड और तांबे के दाम 380 ग्रेड चलाए और रुपये और दाम की विनिमय दर 1:64 के अनुपात में थी। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीन पनाह में कराया था। तो ये भी याद कर रखने वाला है कि दीन पनाह हाजी बेगम ने की थी, दीन पनाह का निर्माण जो कराया था। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं इनसे जुड़ी हुई और बातें क्या हो सकती हैं। वो जब बातें ये हैं वही हैं। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये शेरशाह सूरी ने कहा था। शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद और सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। यह दिल्ली एक कून्हा मस्जिद, शेर मंडल आदि और भवन शेरशाह द्वारा बनाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से विवाहित संबंध स्थापित किए थे। ये वाला मोस्ट है, कछवाहित राजपूतों से। ठीक है, बिहारमल
भारमल जिसे कहते हैं, पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं वो दिक्कत क्या है। फिर ये देखिए, अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था और माहम नगमा के पुत्र अदम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसे अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राजा की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिरे जाने पर इस वीर रानी की आत्महत्या कर दी थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, अकबर के ने अपने 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो क्या था, नेक्स्ट ये है, मुगल शासक व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, देखिए एक तो दास प्रथा याद रख लेना, एक तीर्थ यात्रा कर, और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। ये दोनों सारे पॉइंट मोस्ट हैं। अकबर ने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रचलित किया था, और जिससे कि सेनापति अपने घोड़े में बदल ना सकें। 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी प्रथा, ये भी मोस्ट है, के आधार पर सैनिक संगठित किए थे। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली का पर आधारित थी। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? मध्य एशिया से। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है कि मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी प्रथा को अपने शासन के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। ठीक है, तो ये भी अकबर के बारे में बात कर रहे थे। आप देख लेते हैं यहाँ पर अकबर की कुछ मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियाँ क्या थी। तो यहाँ पर देखिए, बाबर को पातशाह, मिर्जा और गाजी की उपाधि दी गई थी। फिर आपका हुमायूं को नासिर महमूद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नासिर महमूद की उपाधि दी गई थी। ये आपका बाबर, ठीक है, बाबर को क्या थी? पातशाही, और ये थी, ये हुमायूं है। हुमायूं को क्या था कि नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि, अकबर को जलाल कहते थे, जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी कहते थे। ठीक है, जहांगीर की बात करें, सलीम, तो यहाँ नसीरुद्दीन महमूद जहांगीर बाबाजी कहा जाता था। शाहजहाँ को कहा जाता था अबुल मुजफ्फर साबुद्दीन। ठीक है, खुर्रम कहा जाता था पूरा नाम इनका। औरंगजेब को अबुल मुजफ्फर मोहुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम को कहा जाता था बहादुर शाह। ठीक है, मोइजुद्दीन को कहा जाता था जहादर शाह, और अजीजुद्दीन को कहा जाता था आलमगीर द्वितीय, और अली गौर को कहा जाता था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। आगे देख लेते हैं फिर क्या था। शाह आलम द्वितीय था, आगे क्या है कि यहाँ पर फिर था ये रफ़ीउद्दौला को कहा जाता था शाहजहाँ द्वितीय, रोशन अख्तर को कहा जाता था मोहम्मद शाह। ठीक, आगे देखते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में 24 वर्ष में 1580 में आईने दहसाला, जिसे टोडरमल वस्तुमल नामक नई कर प्रणाली शुरू की थी करके मुगल व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रमाणार्थक टोडरमल था, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मुजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक धर्म के रूप में उल्लेख किया था। फिर तुर्की सुल्तनत का महल इतना सुंदर है कि इन्होंने स्थापत्य काल का मोती कहा गया था इसको। फिर अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही और दीन इलाही नाम से जो की स्थापना की गई थी। और फिर यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था, और हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अब यहाँ पर जो है ना, वो मध्यकालीन इतिहास, साहित्य और ग्रंथ दे रखे हैं और लेखक दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो क्या है, बाबर ने लिखी थी। हुमायूं नामा जो थी वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, अकबर नामा जो अबू फजल ने लिखी थी। ठीक है, तुजुक जहांगारी तो जहांगीर ने, पातशाह नामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, खुलासत उत तवारीख ये सुजान राय ने, फुतूहात ए आलमगीरी ये ईश्वरदास नागर ने लिखी थी। फिर नुस्खा ए दिलकुथा ये भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखी थी। तबकात ए आइन अकबरी ये लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। तो ये थी इनकी कुछ जानकारी यहाँ से। फिर आगे देख लेते हैं, इधर भी कुछ विशेष जानकारी है। क्या है जी, अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी।
ठीक है। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नामक फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी एवं फेजी आदि विभिन्न विद्वानों से सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया था। बदायूं ने रामायण का, फेजी व लीलावती का तथा अब्दुल फजल के कालियादमन का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में से सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। फिर हरिविजय सूरी, वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में था, कुछ वर्षों तक रहा और फिर उसने जगत गुरु की उपाधि धारण की थी। फिर आगे ये था मतलब मुगल दरबार में एक अन्य जिनचंद सूरी भी कहा गया था, जिसने युगल प्रदान की उपाधि की थी। फिर है मुगल कालीन, जो आगे बात है, मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था। अब देखो यहाँ पर एक कुछ सुधार हैं और कुछ इनके वर्ष हैं। यहाँ सुधारों में से क्वेश्चन रखना, दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63, जजिया कर 64 और इब्दात खाने की स्थापना 75 और मजहर की घोषणा 79 और दीन इलाही 82। तो देखिए दास प्रथा 62 में हुई थी, तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति 63 में हुई थी, जजिया कर 64 में हुआ था। जजिया कर का 64 याद रखना है। इब्दात खान की स्थापना जो थी 75 में और मजहर की घोषणा जो है 79 में की थी, दीन इलाही की घोषणा 82 में की थी। ठीक है। रोल फिंच, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल फिंच 1883 में फतेहपुर सीकरी आगरा पहुँचे और वहाँ पहले व्यापार अंग्रेजी व्यापार था। ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इब्दात खाने की स्थापना की, जिसे उसका उद्देश्य दार्शनिक धार्मिक विषयों पर जो था बात करनी थी। फिर 1578 ईस्वी में इसे सभी धर्मावलंबियों ने इबादत खाने का द्वार खोल दिया था। ठीक है, द्वार खोल दिया था। अब यहाँ देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह बात जो है वो देख लीजिए क्या है। यह मुगल बादशाह के मकबरे अवस्थित। देखिए बाबर का जो है वो काबुल में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हुमायूं का जो है दिल्ली में। ठीक है। अकबर का जो है आगरा में, सिकंदरा में। जहांगीर का जो है लाहौर, शाहदरा में। ठीक है। और शाहजहाँ का आगरा और आपका औरंगजेब का औरंगाबाद। तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछा था किस बादशाह का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है, तो वो कौन है आपका, वो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बाबर, जो कहाँ पर है, काबुल अफगानिस्तान में। अकबर ने अपने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए एक मजहरनामा की घोषणा की थी, कब, 1579 में। एक ये बात थोड़ी सी आपको यहाँ से याद रखनी होगी। ठीक है। अब यहाँ मजहरनामा जो थी अबू फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और ब्लूजहेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। आगरा एक किला 1605 में जहांगीर के राज्याभिषेक 22 वर्ष के दिन की 24 अवस्था में हुआ था, जिसे नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ स्थापत्य कला हैं और उनके वर्ष दे रखे हैं। तो आगरा फोर्ट आगरा में है, कब बना था ये, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाई थी। ठीक है। और चार मीनार कुली कुतुब शाह ने, निशान तबाग आसिफ खान ने। ठीक है। ताजमहल शाहजहाँ ने, जामा मस्जिद शाहजहाँ, लाल किला शाहजहाँ और हवा महल जो है सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है। विलियम हॉकिंग 1608 से आपके 11 में जहांगीर के दरबार में आगरा में भेजे गए थे, जहाँ ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम ने अंग्रेज़ राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज़ था। यानी ये बात बहुत मोस्ट है। ठीक है। संविधान के पॉइंट से भी मोस्ट है। जहांगीर के दरबार आने वाले दूसरा शिष्टमंडल का नेतृत्व करता गया सर थॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में आए थे। फिर जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। आर्मिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहाँ के समय पर आया था। ठीक है। जहांगीर के समय सर्वोत्तम चित्रकार उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन था। कौन था? अब्दुल हसन। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रम से नादिर उल अस्र उस्ताद मंसूरी को नादिर उल जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। अगर हम बात करें तो उस्ताद मंसूरी प्रसिद्ध पक्षी विशेष चित्रकार था और अबुल हसन जो वो व्यक्ति मित्र महारत हासिल थी उसमें। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी और जिसे तुजुके जहांगीरी कहा गया था। तुजुके जहांगीरी नाम दिया गया था। ठीक है। अगर नेक्स्ट में देखें तो क्या था, इतमादुद्दौला का मकबरा जो है नूरजहाँ ने 22 से 28 में मध्य में पिता मिर्जा ग्यास बेग की याद में बनवाया था। यहाँ पहली कृति थी जो पूर्णतः संगमरमर की बनाई गई थी। कुछ बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं कि जब पूर्णतः संगमरमर की आती है ताजमहल लगाते हैं, जबकि ये ताजमहल नहीं है, क्या है आपका है उतुदे मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था ये। ठीक है। तो ये है। अब शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में। तो सलीम चिश्ती का फतेहपुर सीकरी और निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली, ये भी याद रखना है। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी।
ये वाला मोस्ट बिंटू कि लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई थी। ठीक है। महावत खान ने वर्ष 1526 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। 5 जून 1592 में लाहौर के शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण है, किसे क्या कहा गया। तो औरंगजेब जो कहा गया था जिंदा पीर कहा गया था, प्रसिद्ध नाम था। जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया था। फर्रुख शेर को जो है घृणित कायर कहा गया था। रफ़ीउद्दर्जान को कठपुतली शासक कहा था। मोहम्मद शाह को रंगीला शासक कहा था। बहादुर शाह को प्रथम को साहिब खबर कहा गया था। बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा गया। तो दोबारा फिर देख लीजिए इस बात को क्या है। देखिए औरंगजेब को कहा गया था जिंदा पीर, ठीक। जहादर शाह को कहा गया था लंपट मूर्ख। फर्रुख शेर को कहा गया था घृणित कायर। रफ़ीउद्दर्जान को कहा गया था कठपुतली शासक। मोहम्मद शाह को कहा गया था रंगीला। बहादुर शाह प्रथम को कहा गया था साहिब खबर। बहादुर शाह को कहा गया था जफर। ठीक है। इनकी जानकारी थोड़ी सी आपको रखनी होगी। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में अच्छा काम करना है तो। ठीक है भाई। तो अब देख लीजिए इसमें आगे और क्या है कि उनकी माता मेवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी और 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम ने उनका विवाह हुआ था और उसके बाद में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। 1628 में शाहजहां मोहम्मद मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करके दिए बैठा था। ठीक। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह और सिरर ए अकबर शीर्ष के तहत कराया था। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर क्या कहता है लघु अकबर की संज्ञा दी थी। ठीक है। आगे लिखा है ये शाहजहां ने, अगर हम देखें यहाँ शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकवायत की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रियासत सिजदा को समाप्त कर दिया था। देखिए सिजदा किसने शुरू की थी, ये ईरानी दरबारी रियासत सिजदा समाप्त कर दी। शाहजहां ने मुगलों के बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई थी और किसने बंद कर दी थी, शाहजहां ने बंद कर दी गई थी। ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 58 औरंगजेब का दारा सिकोह के मध्य युद्ध में हुआ था। ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध ये मोस्ट है। सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के बीच दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ था। उत्तरादी का युद्ध देवराई का युद्ध कहा गया था। क्या गया था, देवराई का युद्ध कहा गया था। ठीक है। देवराई का युद्ध कहा गया था। इसको देख लेते हैं आगे क्या है। औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 और गोलकुंडा को 87 में आधिपत्य स्थापित किया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे और मराठा की संख्या से आधे अधिक थे। मराठे संख्या की आधे से अधिक थे। अकबर के काल में अनुपात 22.5 तथा शाहजहां के काल में 22.4 था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने इसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया था। फिर औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिउद्दौरानी के मकबरे का निर्माण किया था। ठीक है। 51 से 61 के बीच। ठीक है जी। यहाँ देख लेंगे इसे हम बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल कहते हैं। ठीक है। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जामी की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन आया था। मुगल प्रशासन में महतूसिब जन आचरण का निरीक्षण विभाग की स्थापना प्रधानता की थी। वेश्याओं को नगर से निष्कासित करके एक नए स्थान पर बताया गया जिसे शैतानपुरी रखा गया था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। ठीक है। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। ठीक। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भूराजस्व से संबंधित था। ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं क्या है। यह जी मुगल काल। ठीक है। पुर्तगालियों ने 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था और अकबर द्वारा राम सीता की आकृति को रामेश देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। चांदी का सिक्का रुपये कहलाता था। दाम अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था, जबकि चित्रकला का स्वर्णयाग जहांगीर को कहा जाता। ठीक है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया और इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। ठीक है। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला स्वर्णयुग कहा गया था, मैं ऊपर बता चुका हूँ। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उसे पाबंदी लगा दी थी।
ठीक। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक, देख लेते हैं आगे क्या है। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तोड़ी राम राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग था। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। उनके अनेक शिष्य थे, जैसे तानसेन, बिरजू बावरा, गोपाल नारायण, मदन लाल के लोग। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन रामतनु पांडे नाम था इनका, मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ठीक है, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाणी के बिलास की उपाधि दी थी। ठीक है, बिलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीत था। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले खैरुल मंजिल अथवा खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा बेग कहा गया था। मुगलकालीन लेखक एवं उसकी पुस्तकें, ये देख लीजिए मुगलकालीन लेखक और उनकी पुस्तकें क्या थी, यहाँ से याद रखने वाली बात है। क्या है देखिए, निजामुद्दीन अहमद, इन्होंने पुस्तक लिखी थी तब काते अकबरी। फिर अब्बास खां शेरवानी लिखी थी तारीख़ शहरशाही। हसन निजामी ने लिखी थी ताजुल मासिब। ठीक है, मिराज मोहम्मद काजिम ने लिखा था आलमगीर नामा। चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा था चहार चम्मन। मोतीबिंद खां ने लिखा था इकबाल नामा ए जहांगीरी। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। अब उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहाँ कालीन इतिहास का वर्णन किया था। ठीक है, अगर यहाँ देखें 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 63 वर्षीय मोजम शाहजहाँ और बहादुर प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। शाहजहाँ द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मोहम्मद शाह था, जो 1749 में था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल इतने से 1759 से 6 तक चला। उसका वासिना अलीगढ़ था। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। नस्ततालीन एक फारसी लिपि थी, मध्यकालीन भारत में उपयुक्त थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्ततालीक व शिकस्त लिखने में निपुण थे। ठीक है, अगर आगे देखते हैं तो आगे क्या है देखिए, आगे अगर हम इसमें थोड़ा सा और बढ़ के देखें तो आगे है अजमेर में किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं सदी और वैष्णव उपासक नागरीदास था। रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय हिंदी कविताओं की रीतिका की केसरा की रचना थी। चौथे गुरु रामदास के समय मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी, जिसमें प्राकृतिक तालाब भी था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव 1604 में सिखों की पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने उन्हें अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगरी स्थापना बताई और मनसब प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों और कबीर बाबा, फरीद, नामदेव, रैदास की उपाधि समाहित है। ठीक है जी, आगे क्या है आपका, आगे लिखा हुआ है जी आपका प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य। तो गुरु नानक जो थे सिख धार्मिक की स्थापना की थी। गुरु अंगद जो थे गुरुमुखी लिपि की शासक था। गुरु रामदास अमृतनगर की स्थापना की थी। अर्जुन देव ने क्या थी, आदि ग्रंथ की। अर्जुन देव ने फिर की थी स्वर्ण मंदिर की। फिर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की थी। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या बात है। आगे है गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों में जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्यु दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार ने हत्या कर दी थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। बंदा बहादुर मूल नाम लक्ष्मण देव था, इनका लक्षण देव था। ठीक है, बाद आया हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकलीज खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। 18वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली राजा जो थे सवाई जयसिंह थे। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में जो आदि ग्रंथों में बैतालें बनाई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर थोड़ा बच्चों को बोरियत सी होनी शुरू हो जाती है और हम ज़्यादा लंबे समय तक इसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा फोकस करना जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मस्तिष्क के सबसे करीब होती हैं वो आँखें होती हैं और उसमें थकावट हो जाती है। तो हम जो अगला जो वीडियो बनाएंगे, इसका तीसरा वीडियो बनाएंगे, वो मराठे से शुरू करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मराठे पे होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, आपके रिवीजन हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। ठीक है, ये हमारा एक संकल्प है। तो
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आपका सपोर्ट ही जो है ये हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, हमारे लिए मोटिवेट होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।